हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग बनाई है दैनिक जागरण ने वो है सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, नहीं रुकेगा काम। देखिए, इसमें एक जनहित याचिका दायर करी गई थी आन्या मल्होत्रा और सुहेल हाशमी द्वारा। उसमें इन्होंने ये मांग करी थी कि इस कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, इस कार्य से वहाँ के जो लेबर हैं, मजदूर हैं, उन्हें कोरोना हो सकता है। कई आपत्तियां जताई गई थी इस पर। तो इस पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने इस याचिका को खारिज कर दिया है और बल्कि इन पर 1 लाख रुपए का ही जुर्माना लगा दिया है। और उसमें याचिका में ये कहा गया था कि जो वहाँ पर मजदूर हैं उन्हें कोरोना हो सकता है। तो उस पर हाई कोर्ट में दलील देते हुए जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी रुकने की व्यवस्था वहीं पर की गई है और सैनिटाइजेशन समय समय पर किया जाता है, उनकी मैपिंग भी की जा रही है और उनके टेस्टिंग भी की जा रही है। तो इन सब बातों को लेकर कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा तुषार मेहता द्वारा कहा गया था। अब ये सेंट्रल विस्टा परियोजना है क्या, इसे भी जान लीजिए कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना इसी का हिस्सा है। इसके तहत क्षेत्र में नहरों, पुलों, लॉन की रोशनी आदि के साथ साथ शौचालय ब्लॉक, पार्किंग जोन, अंडरपास बनने हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राज्य का पुनर्विकास भी होगा। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रखी थी। अब इसमें जो पीठ का फैसला है वो देख लेते हैं कि पूरी परियोजना नोटिस प्रक्रिया के माध्यम से निविदा देकर शुरू की गई थी और केंद्र सरकार ने हलफनामा में कहा था कि जनवरी 2021 में आवंटित की गई परियोजना को नवंबर 2021 से पहले पूरा करना है। आप सोचिए, मतलब 10 महीने के अंदर इस कार्य को पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को परियोजना की वैधता को सही ठहराया था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने 19 अप्रैल 2021 के आदेश के तहत इस तरह का निर्माण प्रतिबंधित नहीं किया था। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना मुख्य सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। अगर इसका काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो मुख्य परियोजना पूरी नहीं हो सकेगी। श्रमिक अगर निर्माण स्थल पर ही रह रहे हों और कोरोना नियमों का पालन कर रहे हों तो कार्य किया जा सकता है। तो इसमें जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से न केवल इनकार किया है बल्कि इसे राष्ट्रीय महत्व भी बताया है। इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वास्तव में संपूर्ण सेंट्रल विस्टा परियोजना राष्ट्रीय महत्व की एक आवश्यक परियोजना है और जनता की इसमें खासी दिलचस्पी भी है। नेक्स्ट है टीकाकरण नीति में जमीनी हकीकत का रखें ध्यान। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल डिवाइस का उल्लेख करते हुए टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, टीके की खरीद, वितरण व मूल्य निर्धारण नीति पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी के अभूतपूर्व संकट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नीतियां बनाते समय जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से टीकाकरण नीति का पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही सरकार के इस अनुरोध से भी सहमति जताई है कि वह ऐसा कोई फैसला नहीं देगी जिससे विदेश से टीका प्राप्त करने या टीकाकरण में कोई बाधा उत्पन्न हो। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जुड़ी है आत्मनिर्भर भारत से और स्वदेशी को बढ़ावा, 108 शस्त्र और रक्षा प्रणालियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले 101 शस्त्र पर रोक लगाई गई थी और अब 108 पर लगा दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 108 सैन्य हथियारों और उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है। इन आइटम में अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, टैंक के इंजन, रडार जैसे सिस्टम व साजो सामान शामिल हैं। सरकार ने पिछले साल इसी तरह रक्षा संबंधी 101 वस्तुओं का आयात बंद करने के लिए पहली बार नकारात्मक सूची यानी कि निगेटिव लिस्ट जारी की थी।
अधिकारियों ने कहा था कि दूसरी सूची में शामिल 108 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 की अवधि तक प्रभावी रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने यह सूची राज्य के स्वामित्व वाली और निजी रक्षा विनिर्माण उद्योग निकायों के साथ कई दौर के परामर्श के बाद तैयार की है। रक्षा आयात के लिए वस्तुओं की पहली नकारात्मक सूची में खींचकर ले गई जाने वाली ऑर्डिनरी गन, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्रूज मिसाइल, अपतटीय गश्ती जहाज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज, फ्लोटिंग डाक और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। अब इसमें जो मेन बात यही है कि आत्मनिर्भर भारत में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसमें अब 108 वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है। 108 वस्तुओं की जो दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी 108 वस्तुओं को अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी कि DAP 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजद्रोह कानून की व्याख्या की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून के दायरे और मानकों की व्याख्या करने की अब जरूरत है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अधिकार के संदर्भ में, ताकि वे उन अखबारों और जानकारियों को दे सकें जो देश के किसी भी हिस्से के वर्तमान शासन के प्रति आलोचनात्मक हों। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में 2 टीवी चैनल हैं, एक है TV5 और एक है ABN आंध्र ज्योति। इन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ जो आलोचनात्मक रुख दिखाया गया था, आंध्र प्रदेश सरकार मतलब YSR कांग्रेस के बागी सांसद के रघुराम कृष्ण राजू के द्वारा उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली थी, तो उसका प्रसारण बाकी चैनलों ने तो नहीं किया, लेकिन इन 2 चैनलों ने कर दिया है। तो इन पर अब राजद्रोह लगाने की कार्रवाई बताई जा रही है। और इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा है कि हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं 124A यानी कि राजद्रोह, 153A यानी कि विभिन्न वर्गों के बीच कटुता को बढ़ावा देना और 505 की व्याख्या करने की जरूरत है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अधिकार के संदर्भ में। पीठ ने चैनलों और उनके कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक भी लगा दी है। इसके अलावा अदालत ने चैनलों की याचिकाओं पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब भी किया है। सुनवाई के दौरान दोनों चैनलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्याम दीवान और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की FIR इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगाम लगाने का प्रयास और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि NHRC के नए अध्यक्ष होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। PM की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही महेश कुमार मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाने की भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि समिति में शामिल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने SC/ST समुदाय के प्रतिनिधि को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाए जाने पर ऐतराज जताते हुए असहमति जताई है। जस्टिस HL दत्तू ने पिछले साल दिसंबर में रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष पद है वो 6 महीने से खाली था। इसलिए आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के चयन के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल की सोमवार को बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी शामिल थे। खड़गे ने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और बाकी दोनों सदस्यों के नामों पर तो कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। खड़गे ने कहा कि मानवाधिकार आयोग में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और अधिकारों के हनन की सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, इसलिए इस समुदाय को आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।
NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। और NHRC जो है वो एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 मानद सदस्य होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, गुणकारी गिलोय घोषित हो सकती है राष्ट्रीय औषधि। देखिए, इस पे एक RTI कार्यकर्ता हैं हरपाल सिंह राणा, जो 2 वर्षों से इसे राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने के लिए कार्य कर रहे हैं और RTI कार्यकर्ता हैं। इन्होंने इससे पहले भी अपने RTI के क्वेश्चंस की वजह से ही कई कानून बनवा दिए हैं। तो देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है कि कोरोना काल में रामबाण साबित हुई और विभिन्न प्रकार के संक्रमणों में कारगर गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसे गुणों से भरपूर माना है जो अनेक बीमारियों में लाभदायक है। सभी राज्यों में इसका प्रसार करने की केंद्र ने रणनीति तैयार की है। इसके गुणों को लेकर विभिन्न राज्यों में 30 से अधिक शोध की तैयारी है। आयुष मंत्रालय ने एक RTI में गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किए जाने के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर यह जानकारी दी है। पौराणिक कथाओं में गिलोय का विशेष उल्लेख मिलता है। कोरोना काल में यह रामबाण साबित हुई है। बुखार के साथ साथ आजकल शुगर, एलर्जी और अस्थमा आदि के इलाज में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के गांव कांदीपुर निवासी और सूचना अधिकार कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने के लिए 2 सालों से प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि 1 बोतल में समाएगी 1 बोरी यूरिया, और ये काफ़ी बहुत अच्छी न्यूज़ है किसानों के लिए जो 50 किलो की बोरी अपनी पीठ पर लादते थे, फिर उसे खेतों तक ले जाते थे, फिर छिड़काव किया जाता था। लेकिन अब सिर्फ एक आप कह सकते हैं 500 ml की बोतल में, जो आप जेब में भी रख सकते हैं, उससे खेतों पर छिड़काव किया जाएगा। किसानों को अब यूरिया की 50 किलो की बोरी ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बदले किसान अपनी जेब में आ जाने वाली आधा लीटर नैनो लिक्विड यूरिया की बोतल रख पाएंगे। यह नैनो यूरिया 1 बोरी यूरिया जितना ही काम करेगी। सहकारी क्षेत्र की कंपनी इफ्को की आधुनिक तकनीक आधारित खोज ने यह संभव कर दिखाया है। इफ्को नैनो यूरिया का उत्पादन जून से शुरू हो जाएगा। इफ्को ने 500 मिलीग्राम या आधा लीटर नैनो यूरिया की एक बोतल की कीमत 240 रुपये निर्धारित की है। किफ़ायती होने के साथ यह फसलों के लिए कारगर भी होगी। इस नैनो लिक्विड यूरिया का विकास गुजरात के कलोल स्थित इफ्को नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में किया गया है। इफ्को की 50वीं आम सभा की बैठक में विश्व की पहली नैनो यूरिया को पेश किया गया, जो किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को की आम सभा की बैठक में पेश करते हुए कहा गया कि पूरी दुनिया के किसानों के लिए यह अपने किस्म की पहली तरल यूरिया है। मिट्टी की पोषण क्षमता को बनाए रखने के लिए इफ्को का जैव प्रौद्योगिकी का रिसर्च सेंटर इस तरह की यूरिया तैयार करने में लंबे समय तक काम कर रहा था। ग्लोबल बागवानी उपज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बनेंगे 53 क्लस्टर। बागवानी उपज में वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत सरकार ने देश में 53 बागवानी क्लस्टरों को चिन्हित किया है। इन क्लस्टरों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 12 क्लस्टर को प्रायोगिक तौर पर चुना गया है। अगले 5 वर्षों में देश के सभी क्लस्टरों को विकसित कर दिया जाएगा। सरकार की इस योजना से देश के कुल 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि इससे बागवानी क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए का निवेश निजी क्षेत्र से आने की संभावना जताई गई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो लिखा गया है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा, और इन्होंने आर्टिकल लिखा है जवाबदेही के दायरे में आए इंटरनेट मीडिया। तो शुरुआत करते हैं। इन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा है। किसी देश में जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां करता है उसे उस देश की जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हम भूल नहीं सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के माध्यम से देश पर किस तरह कब्जा किया और विश्व की आय में जो देश का हिस्सा 200 वर्षों में किस तरह से 23% से घटाकर
वो मात्र 2% ले आए थे। इंटरनेट मीडिया कंपनियों की पैठ ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा गहरी है, क्योंकि वो तो सिर्फ व्यापार करते थे और ये क्या है, मानसिक व्यापार भी करते हैं। आपने देखा होगा कि भावनात्मक ढंग से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम इत्यादि चलाते हैं। तो विदेशी अब इसमें क्योंकि हम आज इन कंपनियों ने यह भ्रामक प्रचार कर रखा है कि यदि भारत ने उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो विदेशी निवेश मिलना बंद हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि विदेशी निवेश मिलना बंद नहीं होगा। चीन में भी तमाम नियंत्रण के बावजूद भी विदेशी निवेश आना बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि यदि विदेशी निवेश मिलना बंद भी हो जाता है तो देश का आर्थिक स्वास्थ्य सुधर जाएगा। कई बार विदेशी निवेश आकर्षित करने का आडंबर इसलिए किया जाता है ताकि देश के अमीर अपनी पूंजी आसानी से बाहर ले जा सकें। इस प्रकार के मिथ्या और भ्रामक प्रचार पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां देश की जनता के प्रति जवाबदेह हों। बीते समय में ट्विटर ने देखिए राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया था। हाल में उसने भारत में भाजपा नेताओं की कुछ खबरों को गुमराह करने वाली सूचना बता दिया था। विषय यह नहीं है कि ऐसा करके सही किया गया या गलत, विषय यह है कि इन खबरों के साथ सच अथवा झूठ होने का निर्णय ट्विटर अपने वाणिज्यिक स्वार्थों की दृष्टि से करेगा अथवा देश की जनता। इस दृष्टि से सरकार ने इन इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर जो नियम लगाए वे पूर्णतः सही हैं। सरकार ने कहा है कि इन्हें एक शिकायत निवारण अधिकारी और सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसी क्रम में सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वह किसी सूचना का मूल स्रोत पता लगाने की व्यवस्था भी करे। देखिए, जिस तरीके से कोरियर वाले को ये तो पता होता है कि कोरियर किसने भेजा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कोरियर के अंदर क्या है, तो उसी तरीके से व्हाट्सएप भी ये बताएगा कि कोरियर जो व्हाट्सएप का मैसेज आया है उसका मूल स्रोत क्या है, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या है ये व्हाट्सएप नहीं बता पाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब इसमें पॉइंट से पहले ये देख लेते हैं कि सरकारी अधिकारियों के हाथों में भी इसका नियंत्रण आना ठीक नहीं है। ध्यान रहे कि चीन ने वुहान में कोरोना वायरस पनपने की खबरों पर रोक लगा दी थी, तो इसी तरह म्यांमार के शासक जनता के दमन की खबरों पर रोक लगा रहे थे। हमारे सामने दो परस्पर विरोधी उद्देश्य थे। एक तरफ इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और दूसरी तरफ हमें सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा जाना चाहिए। इस दिशा में फेसबुक ने एक ओवरसाइट बोर्ड की स्थापना की है जो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। खबरों के अनुसार अपील किए गए मामलों में फेसबुक के 5 में से 4 निर्णय को ओवरसाइट बोर्ड ने गलत ठहराया है। इसके बाद फेसबुक ने बोर्ड की सलाह का अनुपालन भी किया है। अब उक्त दोनों परस्पर विरोधी उद्देश्य को हासिल करने के 3 उपाय दिखते हैं। पहला यह कि सभी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आदेश दिया जाए कि वे भारत में एक नई कंपनी गठित करें और अपनी गतिविधियों को उसी के तत्वाधान में क्रियान्वित करें। इसी कंपनी में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निवेशकों को नियुक्त किया जा सकता है, जैसा कंपनियों में स्वतंत्र विदेशी नियुक्त किए जाते हैं। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे कंपनियों के बोर्ड में ऋण देने वाले बैंकों द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है। वैसे ही इंटरनेट मीडिया कंपनियों के बोर्डों में एक स्वयं कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक हो और एक सरकार द्वारा तय स्वतंत्र निदेशक और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तय निदेशक हो। ऐसा करने से कंपनी की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी इन निवेशकों को रहेगी और कंपनियों के नियंत्रण में दखल भी दे सकेंगे। दूसरा उपाय है कि भारत सरकार को आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोत्साहित करना चाहिए। व्हाट्सएप द्वारा निजता का उल्लंघन करने की नीति के बाद सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में वृद्धि हुई है, लेकिन ये भी विदेशी कंपनियां हैं। उनकी शरण में जाना तो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा है। तीसरा उपाय है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया जाए कि वह किसी भी इंटरनेट मीडिया कंपनी के भारत में अधिकतर सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दे, जैसे कमीशन तय कर देते हैं। कोई भी कंपनी 2 करोड़ से अधिक सदस्य नहीं बना सकती। यदि वह 2 करोड़ से अधिक सदस्य बनाती है तो कंपनी का 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाएगा। ऐसा करने से तमाम कंपनियां बन जाएंगी और किसी एक पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हमें इस चिंता से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर नियंत्रण से भारत की साख गिरेगी और विदेशी निवेश का अकाल पड़ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि
कोरोना से जंग में संस्कृति की भूमिका। और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निरंजन कुमार ने। तो ये कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी ने आर्थिक रूप से जहां विश्व को बहुत पीछे ढकेल दिया है, वहीं नई सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के स्तर पर भी कई समस्याएं पनपी हैं और इस पर कोरोना आपदा एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। कोरोना से लड़ाई वैज्ञानिक एवं मेडिकल प्रोटोकॉल के आधार पर लड़ी जा रही है, पर दूसरी ओर अलग अलग देश अपने अपने विशिष्ट सांस्कृतिक धरातल पर भी इससे जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में अमेरिका में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पिछले साल एक परिचर्चा की थी कि कोरोना वायरस से निपटने में अलग अलग देशों की प्रक्रियाओं में वहां की राष्ट्रीय संस्कृति कैसे अभिव्यक्त होती है। वेल कल्चर मिट्स कोविड शीर्षक वाली इस परिचर्चा में एक सीमा यह थी कि इसमें प्रमुख ध्यान इस बात पर था कि कोरोना से संबंधित जो प्रोटोकॉल है उन्हें लेकर विभिन्न देशों के लोगों का रुख किस तरह वहां की संस्कृति से प्रभावित रहा है। चीन में महामारी के दौरान मास्क पहनने के निर्देश का भली भांति पालन किया गया। इसका कारण था कि तानाशाही शासन की संस्कृति में किसी तरह की छूट को बर्दाश्त नहीं किया जाता, जबकि लोकतांत्रिक अमेरिका या यूरोप में इन निर्देशों को पालन करवाना उतना आसान नहीं है। देखा जाए तो अपेक्षाकृत कम विकसित और निम्न स्वास्थ्य सेवा ढांचे के बावजूद भारत में अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों के मुकाबले कोरोना मृत्यु दर कम रही है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में 20 मई 2021 तक के आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारत के समकक्ष स्तर वाले ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र आदि में मृत्यु दर भारत से 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना तक रही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति कितनी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के अनुकूल और विभिन्न वायरसों से लड़ने में सक्षम है, इसका एक अन्य उदाहरण है यह शोधपरक उल्लेख कि पश्चिम में विभिन्न देशों ने 20 साल के रिसर्च के बाद पाया कि सांस छोड़ते समय हमिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है जो नाक में पहुंच गए कोरोना आदि वायरस को मारता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम अपनी अधिकांश ज्ञान परंपरा और गौरवशाली वैज्ञानिक संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। बहुत जरूरी है कि स्कूली परंपराओं में इन सांस्कृतिक तथ्यों को शामिल किया जाए। कोरोना से लड़ाई तो वैज्ञानिक और मेडिकल मोर्चे पर ही होगी, लेकिन इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्वों को शामिल करके कोरोना को मात देने में बड़ी मदद मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि फालतू की याचिका, अब जो सेंट्रल विस्टा पर याचिका दाखिल की गई थी उस पर हम जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो इस आर्टिकल को हम ड्रॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बूढ़े होते चीन में अब मिली 3 बच्चों की अनुमति। 6 साल पहले ही 1 से 2 बच्चों की नीति पर आए चीन ने अब 3 बच्चों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया है कि अब दंपत्ति तीसरा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। सरकार की ओर से ऐसे परिवारों को सहयोग दिया जाएगा। जन्म दर कम होने और आबादी में बूढ़ों की बढ़ती तादाद से परेशान होकर चीन ने यह कदम उठाया है। हालात ऐसे ही बने रहे तो यहाँ काम करने वाली आबादी कम हो जाएगी, जिससे निसंदेह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। चीन ने हाल ही में जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं। इसके हिसाब से सालाना औसतन आधे फीसदी की बढ़त के साथ कुल आबादी 141.2 करोड़ हो गई है। 2020 में यह मात्र 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। 60 साल से ज़्यादा के लोगों की संख्या 26.4 करोड़ पहुंच गई है। देखिए ये जो न्यूज़ है इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जो आपको आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि WHO को अब ज़्यादा शक्तियां देने की तैयारी। कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए जूझ रही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अपनी संरचनात्मकता में बदलाव के सुझावों पर विचार के लिए तैयार हो गया है। महामारी से निपटने को लेकर विवादों में आए WHO की संरचना में बदलाव के लिए ये सुझाव स्वतंत्र विशेषज्ञों ने दिए हैं। इन सुझावों में संगठन को ज़्यादा शक्तियां देने की सिफारिश की गई है। संरचना और समझौते की शर्त में बदलाव के लिए प्रस्ताव यूरोपीय यूनियन ने पेश किया था। भारत समेत ज़्यादातर सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है। महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस से अभी तक 17 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से लगभग 37 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के 194 सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री 29 नवंबर को बैठक करके तय करेंगे कि संगठन का ढांचा किस तरह से प्रभावी बनाया जाए जो भविष्य में किसी अन्य महामारी के आने पर सक्षम तरीके से उसका सामना कर सके। संगठन के आपात
मामलों के निदेशक माइक रेयान ने कहा कि महामारियों से निपटने के लिए सुधार के सुझावों का हम स्वागत करते हैं। इसमें हमें भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। तो ये आज का 1 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।